हेलो एवरीवन, हियर आई एम वंस अगेन। मैं यशवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफपी एग्जाम प्रेप पर। तो ये हमारी सीरीज जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 प्लस एरर्स फॉर CUT 2024 की हमने चला रखी है, उसका ये 4th वीडियो है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे आज इस वीडियो को नया देख रहे हैं वो हमारी पिछली 3 वीडियो को देखें, और जो भी वीडियो हमने पिछले बनाए हैं उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे कंसेप्ट हमने बता रखे हैं, उनको ज़रूर देखें। इसके साथ साथ तो ये हमारी 4th वीडियो है। पिछली 3 वीडियो में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एरर्स के क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। चलिए इस वीडियो को भी देखते हैं, और इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें 37 कॉन्सेप्ट्स किए थे 37 क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। देखिए, कह रहा आई हैव गॉट माई MSc डिग्री इन 1988। तो ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में, जब भी हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो जो भी उसमें एरर दिया जाता है उसके टाइम और उसकी वर्ब के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस का जो भी टाइम होगा, उस सेंटेंस में जो भी टाइम दे रखा होगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम सेट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमारा टाइम क्या है, 1988। 1988 जो है वो हमारा पास्ट का टाइम है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हैव गॉट हमारी प्रेजेंट की वर्ब है। तो आप बड़े ध्यान से देख लें, या बड़े क्लियरली आपको ये समझ में आता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट है, जबकि टाइम हमें पास्ट की वर्ब को शो करता है। तो अगर ये पास्ट है तो ये हमारा डायरेक्ट पास्ट है। अगर ये डायरेक्ट पास्ट है तो यहां पर हम हैव ना लगा के हम क्या करेंगे, आई गॉट माई MSc डिग्री इन 1988। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस पास्ट में कहा गया हो तो उसमें पास्ट की ही वर्ब आती है, ना कि उसमें प्रेजेंट की वर्ब आती है। बात क्लियर हुई? तो हमारा किस में है, एरर ए में है। गॉट इट बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39th, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम। अब हमें क्या देखना है, इसमें क्या एरर है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर वो हर सेंटेंस में ही एरर देगा आपको, ये भी हो सकता है कि वो नो एरर भी दे दे आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखें, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। हैविंग रिसीव्ड जो होता है वो एक पार्टिसिपल फ्रेज होती है, और उसका मतलब होता है कि वो जो काम हो गया है वो किस समय से पहले हो चुका है। तो दिस मॉर्निंग वो ये लेटर रिसीव कर चुका है, तो उसके लिए ये सेंटेंस ठीक है। अब वो कह रहा है वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम। अब जो वो काम कर रहे हैं वो प्रोग्रेस में है, और प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेंस लिखना पड़ता है। तो वी के साथ आर लगा हुआ है, आर के साथ ING फॉर्म लगी हुई है, टू थैंक यू फॉर द सेम, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है बच्चों, ये नो एरर है। गॉट इट? तो नो एरर का भी ध्यान रखना है। एरर निकालना आसान होता है, लेकिन नो एरर को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इफ यू लैंड हिम अ बुक ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझे इसको, मैं बहुत क्लियरली समझाता हूं इसको आपको। अब होता क्या है, वैसे तो हमारा जो एरर है वो सी पार्ट में है, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम इन्वर्जन का। सेंटेंस को हम दो फॉर्म में लिख लेते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक हो जाता है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर, और एक होता है इनवर्स स्ट्रक्चर। इनवर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन जो हमारा इनवर्स स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें कोई नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। कोई भी नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। तो जब नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो आगे वाला सेंटेंस हमारा क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स का मतलब पलट जाता है। अब उसमें क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो सबसे पहले उसके बाद क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर मेन वर्ब देंगे, और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट देंगे। इसको कहते हैं हम इनवर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल देके भी बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा हार्डली आई हैड
reached my home, hardly I had reached my home when my father slapped me। मान लो ये सेंटेंस लिखा, तो अब देखो ये जो हार्डली वर्ड है ना, ये हार्डली सेंटेंस के शुरू में आ गया। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ गया तो हार्डली जो होता है वो नेगेटिव एडवर्ब होता है। हार्डली का मतलब नेगेटिव से ही होता है। अब अगर नेगेटिव वर्ड शुरू में आ गया तो हम सब्जेक्ट को पहले नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा हैड को आई से पहले लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हार्डली हैड आई रीच्ड माई होम। हार्डली आई हैड ना होके हार्डली हैड आई रीच्ड माई होम होना चाहिए। तो इसको कहते हैं इनवर्स स्ट्रक्चर। अब इनवर्स स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं या कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। अगर वो सेंटेंस के शुरू में रखे जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनवर्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में भी इनवर्स स्ट्रक्चर की ही गलती है। वो क्या है, देखो, इफ यू लैंड हिम अ बुक ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना हमारा, उससे पहले हमारा नेगेटिव एडवर्ब है नेवर। अब अगर नेगेटिव एडवर्ब नेवर है तो हमें मालूम है कि विल यू से पहले आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इफ यू लैंड हिम अ बुक ही विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर विल यू गेट इट बैक, एंड नेवर विल यू गेट इट बैक। तो ये विल हमेशा यू से पहले होना चाहिए, इसलिए हमारा एरर किस में हो गया, सी में हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, ये बाइबल में लिखा हुआ एक फ्रेज है, या आप इसे बोलो एक कोट है जिसको यहाँ पर लिखा गया है। अब गलती किस में है बच्चों, गलती है बी वाले सेक्शन में। अब बी वाले सेक्शन में गलती क्यों है मैं समझा देता हूं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी देखो, आपको पता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो आर्टिकल्स नहीं लेते। ठीक है, आर्टिकल्स कहीं अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने, किसी अच्छी बुक में या किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, तो ये बात आपको पता होगी कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती डिटर्मिनर्स को लेने की। डिटर्मिनर्स बोले तो आर्टिकल ए एंड द, मतलब इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं, किसी भी तरीके का एडजेक्टिव उसका अपना फीचर ही नहीं होता कि वो आर्टिकल ले ले। आर्टिकल लेने का फीचर सिर्फ और सिर्फ नाउन के पास होता है। अब लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव अपने जैसे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहता है, मान लो मैंने लिखा पुअर। अब पुअर तो एडजेक्टिव होता है, पुअर बेसिकली क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव होता है। पुअर क्या होता है, किसी व्यक्ति की या किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी उसकी अपनी एक क्या होती है, क्वालिटी होती है। और क्वालिटी किसी भी नाउन की जो होती है वो एडजेक्टिव होती है। और एडजेक्टिव अपने लिए एडजेक्टिव कभी ले नहीं सकता। ए एंड द जो होते हैं वो भी एडजेक्टिव का ही फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो नाउन से पहले लगते हैं और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है। सो पुअर यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। अब यहां से द नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम सारे पुअर की बात करें, सारे पुअर का मतलब ऑल द पुअर इन दिस वर्ल्ड, अब क्या करोगे, तो तुम उन्हें पुअर्स बोलोगे। अब अगर तुम इन्हें पुअर्स बोलना चाहो तो भी गलत हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एडजेक्टिव में एस कभी लग नहीं सकता। एस या ई एस लेने की पावर सिर्फ दो ही चीजों के पास होती है, या तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करें तब हम एस लगाते हैं, या किसी वर्ब को सिंगुलर करें तब एस लगाते हैं। अदरवाइज किसी के पास एस या ई एस लेने की पावर नहीं होती। अब अगर तुम एडजेक्टिव में एस लगा रहे हो तो इसे कैसे प्रूव करोगे कि भाई एस इसमें लगना ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव्स कभी प्लूरल होते नहीं है। लेकिन अगर इसे नाउन बनाना चाहते हो एडजेक्टिव को, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है। किसी भी एडजेक्टिव को जब वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो सिर्फ इतना करो कि उससे पहले द लगा दो, द पुअर। ऐसा भी नहीं लग सकता। यानी कि मतलब जब किसी एडजेक्टिव के साथ तुम द लगा दोगे तो उसमें दो क्वालिटीज आ जाएंगी। एक तो वो अपने पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर देगा, दूसरी बात वो अपने आप में ही प्लूरल हो जाएगा विदाउट एस या एस के। सो अब ये द पुअर जो है ना, इसका मतलब है ऑल पुअर। ठीक है, ऑल पुअर। और ये क्या है, प्लूरल। ये प्लूरल भी होते हैं, बिना इसके ही प्लूरल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी एडजेक्टिव को तुम क्या करो, उसकी पूरी प्रजाति को या उसके पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसकी क्वालिटी से, तो उसकी क्वालिटी से पहले द लगाया करो, तो वो क्या हो जाते हैं, प्लूरल भी माने जाते हैं और वो पूरी नाउन भी बन जाते हैं और पूरी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
मैंने लिखा ब्लाइंड्स हैज़ टू, या मैं ब्लाइंड्स हैव टू फेस मैनी hardships in their day to day life। मान लो एक सेंटेंस लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर पुअर जो ब्लाइंड है वो पूरी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमें मालूम है इसमें एस नहीं लगा सकते, तो गलत है। अब एस नहीं लगा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा द ब्लाइंड, और इसमें से एस काटना पड़ेगा। अब हैव यहाँ तो लगाना है ना, ठीक है, क्योंकि द ब्लाइंड का मतलब भी प्लूरल हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एडजेक्टिव अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए हमेशा द लगाया करो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ इधर। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल। ठीक है, वो कह रहा है कि बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो मीक या हम्बल होते हैं, ठीक है, अब मीक एंड हम्बल किसी एक की बात कर रहा है? नहीं, ये अपने जैसे पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। किसी एक की बात कर रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब ये चल जाता। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। ठीक है, तो हमें पता है कि ये मीक एंड हम्बल अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर द का यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या बनेगा, नाउन भी बन जाएगा, और द के लगने से हमें पता लगेगा जितने भी मीक और जितने भी हम्बल लोग हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो बेसिकली यहां पर द लगना ठीक है। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आर्स। अब देखो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। देखो हमारे इंग्लिश के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है लिंकिंग वर्ब्स का। दो बातें समझाऊंगा इसमें मैं आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है लिंकिंग वर्ब्स का, और एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा जो होता है वो डिग्रीज ऑफ एडवर्ब एडजेक्टिव। मतलब दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें। यहां पर क्या क्या लिंकिंग वर्ब्स के बाद में समझ लेते हैं हम। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? एक तो लिंकिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। इनके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट, इनके थ्रू बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के साथ ये हो गई लिंकिंग वर्ब। अब इसके साथ हम क्या जोड़ रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट जोड़ रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अभी जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना बच्चों, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, ये बेसिकली सिर्फ दो ही चीजें बन सकती हैं, या तो ये एडजेक्टिव बन सकता है या फिर ये नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये सब्जेक्ट ही होता है। यानी कि मतलब जब सब्जेक्ट के साथ आप इज, एम, आर, वॉज, वर लगाते हो और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम ही चीजें होती हैं। तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है नाउन, या नाउन के बारे में नाउन ही बता सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं राहुल इज अ स्टूडेंट, अब ये इज आ गया, स्टूडेंट और राहुल दोनों सेम है, मतलब राहुल इक्वल टू स्टूडेंट, राहुल इक्वल टू स्टूडेंट, एक ही बात है। तो राहुल और स्टूडेंट दोनों सेम है। तो जब भी कोई नाउन और उसके बाद जो वर्ब लिखी है वो वर्ब की वजह से उसके बाद लिखा गया नाउन दोनों इक्वल हो जाएं तो बीच वाली वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई लिंकिंग वर्ब। अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब होती है ये तो स्टैंडर्ड लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब कुछ एक्शन वर्ब को से भी लिंकिंग वर्ब बनती हैं। वो कौन सी देखो, जैसे एक लुक वर्ब है। अब लुक वर्ब का मतलब तो देखना होता है, लेकिन दिखना भी होता है। आपको यही पता होना चाहिए, दिखना। अगर आप देख रहे हो तब इसका मीनिंग कुछ और आएगा, लुक एट, लुक फॉर आ जाता है। लेकिन अगर तुम दिखते हो खुद ऐसे तब तो ये लिंकिंग वर्ब मानी जाएगी। मैंने लिखा ही लुक्स मैड।
अगर मैंने ये बात लिखी कि ही लुक्स मैड, तो आपकी समझ में आती है बात कि वो मैड को देख रहा है या वो खुद ही मैड दिख रहा है? तो आप कहोगे सर लुक्स जो है इन दोनों को इक्वल बना रही है। इसका मतलब लुक्स क्या है हमारा? लिंकिंग वर्ब। एक और देखो, द टी टेस्ट्स स्वीट। अब अगर मैं ये बोलूं कि टी ने स्वीट को टेस्ट किया या टी ही स्वीट है, तो आप कहोगे सर टी ही स्वीट है। तो अगर टी को ही स्वीट बता रहे हो तो टेस्ट भी यहां लिंकिंग वर्ब का ही काम कर रही है। गॉट इट? अब इस तरीके की वर्ब भी होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एडजेक्टिव या नाउन ही होता है और वो कुछ बन नहीं सकता। अब आ जाती है बात दूसरी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है किसका? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब का, वो समझ लो थोड़ा सा। वो क्या है? देखो दो तरीके की डिग्रीज होती हैं। देखो डिग्रीज जो होती है हमारे इंग्लिश के अंदर, वो दो ही चीज़ों का, दो ही पार्ट ऑफ स्पीच का पावर होती है, पास पावर होती है जो अपनी डिग्री बनाती हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। लेकिन आपको ध्यान रखना है एडजेक्टिव डिग्री आप तभी यूज कर सकते हो जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो। भाई ये किसके लिए होगी? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो फिर आप क्या होगा? एडवर्ब की डिग्री लगानी पड़ेगी। जैसे राहुल इज फास्टर देन श्याम। ठीक है, तो अब फास्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राहुल को। तो राहुल क्या है? नाउन है। ठीक है, मान लो इसको फास्टर ना लिखूं क्योंकि फास्टर का दोनों ही एडवर्ब में भी और नाउन में, दोनों में ही सेम डिग्री हो जाती है। अगर मैंने लिखा राहुल इज वाइजर देन श्याम, राहुल इज वाइजर देन श्याम, तो वाइज कौन है? राहुल। अब ये नाउन है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होना चाहिए, तो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर और सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट। तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और नाउन को। तो नाउन की अगर डिग्री बनाओगे तो एडजेक्टिव की डिग्री बनेगी। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, राहुल वर्क्स वाइजर देन श्याम डज, तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर वाइजर राहुल को बता रहा है, उसके काम को बता रहा है, तो तुम कहोगे सर काम को बता रहा है। तो अब ये जो वाइजर है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो वर्ब को डिस्क्राइब एडजेक्टिव नहीं करते, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब्स। तो यहां पर एडवर्ब की ही डिग्री लगाई जानी चाहिए। तो एडवर्ब की डिग्री क्या होती है? वाइजली। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो मोर वाइजली आएगी। तो यहां पर ये गलत हुआ, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? मोर वाइजली। तो यहां पर ये गलती हुई। अब यही सेम गलती इस सेंटेंस में भी दे रखी है। कैसे? डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन आर्स। अब ये जो स्मेल है ना, इसको गलती से आप क्या मान रहे हो? एक्शन वर्ब मान रहे हो, जबकि ये है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब है ये रोज को और उसके स्मेल को सेम बना रही है, रोज को और स्वीट को सेम बना रही है। अगर ये सेम बना रही है तो हमें यहां एडजेक्टिव की डिग्री चाहिए होगी। अब अगर ये बात तुम्हें नहीं पकड़ में आ रही है तो मैं एग्जांपल रोज का ही देके बताता हूं। अब मैंने लिखा रोजेज स्मेल स्वीट। अब रोज स्वीट को स्मेल करते हैं, रोज ही स्वीट हैं, मतलब रोज ही स्वीट ही हैं। तो आप बताओगे सर यहां पर ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो यहां पर जो स्वीट है वो एडजेक्टिव होना चाहिए, होना चाहिए ना एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की डिग्री क्या होगी? स्वीटर। मोर स्वीटली लिखने का तो मतलब क्या हुआ? मैं एडवर्ब की डिग्री लगा रहा हूं, जबकि एडवर्ब की डिग्री यहां आएगी नहीं, एक्शन तो हो ही नहीं रहा है। तो देखो यही गलती है, यहां मोर स्वीटली काटो और यहां कर दो स्वीटर, आंसर ठीक हो जाएगा। गॉट इट? तो हमारी गलती किसमें है? इसके अंदर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर आवर हाउस। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलती किसमें है हमारी? अभी देखो इसमें ना दो कंफ्यूजन्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो मैं बताऊंगा आपको वो मैं आपको बता रहा हूं और वही ठीक होता है। ठीक है, अगर ये आप किसी नेट पे देखोगे तो इसका आंसर आपको कुछ और मिलेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो ज्यादा क्लियर है, उसी अप्रोच को लेकर चलोगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा।
अब देखो यहां पर होता क्या है कि गलती तो यहां पर क्या है, ब्लॉक में दिखा रखी है। अगर आप इसे नेट पे सर्च करोगे इस क्वेश्चन को तो गलती किस में दिखा रखी है, पहले वाले में दिखा रखी है। अब मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा आपको। एक्चुअली अप्रोच क्या होती है, पहले तो ये समझ लो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो जिस बच्चे को भी रेजिडेंशियल फ्लैट इसका सब्जेक्ट लग रहा होगा तो वो बच्चा गलत है, यहां पर ध्यान रखें। रेजिडेंशियल फ्लैट इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो रेजिडेंशियल फ्लैट से पहले ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, और ये बात मैं आपको हर बार बताता हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, हर बार बताता हूं कि प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस माने जाते हैं, है ना। तो अब ये जो रेजिडेंशियल फ्लैश है ये तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो तुम वर्ब लगा नहीं सकते। अब बचा क्या सब्जेक्ट हमारा, ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या है हमारा, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो यहां आर आना चाहिए, आर की जगह क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। बात समझ में आती है। अब लेकिन अगर आपको आंसर देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि वो उसने उठाकर इसको क्या कर दिया, एस लगा दिया, ब्लॉक्स ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स, तो यहां पर तुमने आर लगाया। लेकिन लगाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग ना। अब ये ब्लॉक्स है तो आर होना चाहिए, ये ब्लॉक है तो इज होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखते हो, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखते हो? तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, फिर सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि उसकी वर्ब क्या होनी चाहिए, या फिर वर्ब डिसाइड करेगा कि उसका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप ये बताओगे लॉजिकली तो यही है सर कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाया करो, अनटिल अनलेस के उसमें कोई मतलब कोई छुपा हुआ वो ना हो कि भाई वर्ब को ठीक करने पे भी आंसर ठीक नहीं हो पाएगा, तब हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट को ठीक करना पड़ता है। अब अगर देखा जाए ये ऐसे ही है तो हमें इस वर्ब को हटाकर इज लिखना चाहिए, ना कि हमें इस आर को के अकॉर्डिंग इसमें एस लगाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, आपका इज होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ब्लॉक हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और हम वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं ला सकते, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजेस लाने चाहिए। अब आती है बात कि इसको ब्लॉक्स क्यों किया गया, क्यों अपना दिमाग उन्होंने ज्यादा चला के इसमें एस लगाया है, मैं समझा देता हूं। एक्चुअल में रेजिडेंशियल फ्लैट्स जो होते हैं ना, वो सोसाइटीज टाइप होते हैं। तो अब जब किसी के हाउस के बगल में कोई रेजिडेंशियल फ्लैट्स के ब्लॉक आ रहे हैं तो वो एक ही ब्लॉक नहीं बनाएगा, उसमें एक से ज्यादा ब्लॉक बनाएगा और बहुत सारे ब्लॉक बनाएगा। तो एक्चुअल में यही सोचकर यहां पर एस लगाकर ब्लॉक्स किया गया है, क्योंकि रेजिडेंशियल फ्लैट्स जब बनाए जाते हैं तो सिर्फ एक ही ब्लॉक नहीं बनाया जाता, उसमें सेवरल ब्लॉक्स होते हैं। दैट इज वाई यहां पर एस लगाया गया होगा। लेकिन फिर भी लॉजिक गलत है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग तो इजी लगना चाहिए, बाकी एस उन्होंने इसी वजह से लगाया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर इज होना चाहिए, ना कि एस लगाना चाहिए। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक। अच्छा चलो एक काम करता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इस क्वेश्चन में, और इसमें मैं एस लगा देता हूं। ठीक है, अब आप बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमने एस लगाया तो हमारा एरर इसमें आ गया, क्योंकि वैसे इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको मुझे एरर बनाना है या मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझाना है तो मैं इसके थ्रू समझा दूंगा आपको। पहले कोई गलती नहीं थी इसमें, ये बिल्कुल ठीक था। अब आ जाओ इसमें गलती क्या बनी, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट इन दिस बुक। आपको ध्यान क्या रखना है कि इंफॉर्मेशन जो वर्ड होता है, इंफॉर्मेशन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो बेसिकली प्लूरल कभी नहीं किए जा सकते। तो इंफॉर्मेशन को कभी इंफॉर्मेशंस नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि उसमें पीस ना लगा दिया जाए, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सेवरल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस कभी नहीं किया जाता, इंफॉर्मेशंस होता है तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन का मतलब संदेश देना होता है तो वो कभी इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, वो सिंगुलर ही रहेगा। अब मान लो ऑल लिखा हुआ है तो बच्चे सोचेंगे इंफॉर्मेशंस हो गया, नहीं, इंफॉर्मेशन में कभी एस या एस नहीं लगता। तो इसके अंदर गलती क्या हो जाएगी कि इंफॉर्मेशन में एस या एस को कभी यूज मत किया करो। दैट इज द आंसर। तो इंफॉर्मेशन में एस में, बाकी इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ठीक है, अब देखो
ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात बताई गई है। देखो जो अवेटिंग है ना, अवेटिंग, और एक होता है वेट फॉर, ऐसे ही कुछ और वर्ड होते हैं हमारे पास। टोल्ड या सेड टू, इन्वेस्टिगेट, और एक होता है इंक्वायर्ड, इनटू। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं, कुछ और भी वर्ड हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं इतनों से समझा देता हूं आपको। अब ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो अवेटिंग है, ये जो टोल्ड है, ये जो इन्वेस्टिगेट है, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये कौन से वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने मेरा देखा है तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो पिछला वाला वीडियो देखें, और उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझा रखा है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, उनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती। अच्छा, इन्हीं का क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होते हैं ये, लेकिन ये प्रीपोजिशन के साथ आते हैं क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो अवेटिंग लिखोगे तो उसके साथ फॉर नहीं लगा सकते, वेट लिखोगे तो फॉर लगेगा, ऐसे टोल्ड लिखोगे तो टू मत लगाओ, सेड लिखोगे तो टू लगाओगे, ऐसे इन्वेस्टिगेट लगाओगे तो इनटू नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इंक्वायर्ड के साथ इनटू लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ इधर, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। अब ये या तो फॉर हटा लो, नहीं तो वेटिंग फॉर लिख दो। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास यहां पर, या तो अवेटिंग के बाद फॉर हटा लो, नहीं तो आप क्या करो, पूरा ही हटाओ, वेटिंग फॉर लिख दो। तो दो बातें हैं, द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द अराइवल, या फिर द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ये दोनों तरीके ठीक हैं आपके। क्लियर हुई ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 60 माइल्स आर अ गुड डिस्टेंस। अब देखो ये भी कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी प्लूरल नंबर को, या जब भी किसी जो प्लूरल हमारा जो क्या होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हमारा जो यूनिट्स होती हैं, एक तरीके से यूनिट ही है। तो यूनिट जब भी प्लूरल हो लेकिन उसको एज अ अमाउंट यूज किया गया हो, किसी भी यूनिट को नंबर्स में ना यूज करके एज अ अमाउंट यूज किया गया हो, तो फिर वो कितने भी नंबर शो करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, अगर वो अमाउंट की तरह यूज किया जा रहा है तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा। वैसे भी तुम देखो ये जो 60 माइल्स है उसको एक गुड डिस्टेंस माना गया है, यानी कि मतलब 60 माइल्स एक अमाउंट माना गया है, ना कि ये नंबर्स माना गया है। तो जब भी किसी यूनिट को, चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगुलर तो होगी, लेकिन उसे प्लूरल नंबर में भी लिया गया है तो फिर वो क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो यहाँ आर ना लगा के हमें क्या लगाना चाहिए, इज लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ इज आएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइल्स इज अ गुड डिस्टेंस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। ठीक है, अब देखो दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। अब दे के साथ इसने हैव लगाया हुआ है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां हम देख लेते हैं कि टेंस क्या है। देखो दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हैव बीन लगाया तो इसका मतलब है प्रेजेंट है, अंटिल दे क्वारल्ड, यानी कि मतलब अगर मैं टाइमलाइन खींचूं और अभी मैं प्रेजेंट में खड़ा हूं और मैं बात कर रहा हूं कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे जब तक उनका झगड़ा नहीं हुआ, तो झगड़ा मान लो यहां हुआ, तो जब झगड़ा हुआ तब ये पास्ट की बात कर रहा है भाई, क्वेरल्ड का मतलब पास्ट हो गया, तो झगड़ा पास्ट में हुआ, लेकिन झगड़े से पहले वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो झगड़ा जब पास्ट का है तो उससे पहले जब वो अच्छे दोस्त थे, तो ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है और ये पास्ट कैसे हो सकता है? इसका मतलब है उनके झगड़े से पहले का एक्शन क्या है, उनका क्लोज फ्रेंड होना। तो जब झगड़ा बाद में हुआ और वो पास्ट है, तो दोस्त तो वो झगड़े से पहले भी दोस्त होना तो उनका पास्ट से भी पास्ट की बात है। तो फिर यहां क्या होना चाहिए, हैव नहीं, यहां हैड होना चाहिए। ये गलत हो गया। तो आप देख लो यहां पर टेंस का एरर है, झगड़ा भी उनका पास्ट में हुआ, अब झगड़े से पहले वो और अच्छे दोस्त थे, तो झगड़ा पास्ट में हुआ है तो दोस्त होना तो उससे भी पास्ट है, तो ये पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां गलती किसमें है हमारी, दे हैव बीन, तो यहां हो जाएगा दे हैड बीन। चलिए नेक्स्ट देखिए। When the dentist came in my tooth, when the dentist came in, ये एक साथ है, came in एक फ्रेजल वर्ब है। came in my tooth को ये मत मान लेना कि डेंटिस्ट जब मेरे दांत में आया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा सोचना। वो ये कह रहा है तो when the dentist came in, तो
तो ये जो इन है ना यहां पर, वो इस टूथ के लिए प्रीपोजिशन नहीं लगी है, यहां इन का मतलब है अंदर आना, तो ये प्रीपोजिशन ना होकर ये एडवर्ब है, ध्यान रखना। व्हेन द डेंटिस्ट केम वेयर इन, जब वो अंदर आया, माई टूथ, फिर ये नया सेंटेंस शुरू हो गया, माई टूथ वॉज स्टॉप डेकिंग, मेरा जो दांत था उसने दर्द करना बंद कर दिया। आउट ऑफ फियर, इस डर से, दैट आई माइट लूज माई टूथ, अब मेरा जो दांत है वो मैं खो दूंगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, मतलब ये इसका एक वो है। अब समझ लेते हैं इसमें गलती क्या है। अब देखो, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वॉज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टूथ। अब ध्यान से समझो, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। देखो ये यहां पर ना टूथ वॉज नहीं आना चाहिए, तो गलती हमारी इसमें क्यों गलती है ये समझ लो। देखो जब भी लिंकिंग वर्ब्स के साथ ना, लिंकिंग वर्ब्स अभी मैंने बताई आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर्स, ये सब लिंकिंग वर्ब होती है ना, तो ये सब बी फॉर्म्स कहलाती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर फर्स्ट, वॉज, वर्स सेकंड, और हैज और बीन थर्ड, और बीइंग जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। जब भी बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो आप, तो समझ लेना वो पैसिव वॉइस हो गई। क्या हो गई? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट अपना काम करता नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा होता है। भाई एक एग्जांपल देखो, ही किल्ड द स्नेक, ठीक है, तो ही ने क्या किया? मारने का एक्शन किया, और मारा किसको? स्नेक को। तो ये अपने एक्शन में क्या है? एक्टिव है, तो ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस। लेकिन इसी को अगर पैसिव बनाऊं तो मैं लिख दूंगा द स्नेक वॉज किल्ड। तो अब इसका मतलब है स्नेक ने मारा नहीं किसी को, स्नेक खुद मारा गया। इसका मतलब है वॉज लगाने से स्नेक जो था उसने इस एक्शन को रिसीव कर लिया, ना कि इस एक्शन को क्या किया? डन किया। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी बी फॉर्म लग जाती है थर्ड फॉर्म के साथ, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन का रिसीवर बन जाता है, ना कि डूअर। और जब उसके साथ बी फॉर्म नहीं लगी होती तो उस एक्शन का वो क्या होता है? डूअर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ इधर, ये कहता है टूथ वॉज स्टॉप्ड, वॉज हमारी बी फॉर्म हो गई और स्टॉप्ड हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसका मतलब है पैसिव वॉइस है, इसका मतलब है टूथ को दर्द करवाया गया। अब ये बताओ, दांत में दर्द करवाया जाता है, दांत में अपने आप दर्द होता है? तो आप कहोगे सर दांत में तो अपने आप दर्द होता है। तो आप एक बात बताओ, जब दांत में अपने आप दर्द होता है तो बी फॉर्म लगाने की जरूरत क्या है? बी फॉर्म का तो मतलब है यहां पर जो स्टॉप्ड वर्ब है वो एक एक्शन वर्ब है, और इस पर किसी ने क्या किया? एक्शन किया है। लेकिन दांत पे कोई एक्शन थोड़ी करता है, अपने आप होता है। तो फिर इसको लिखने की जरूरत क्या है हमारे पास? नहीं लिखोगे तो सीधा लिखो, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज द माय टूथ। बात समझ में आ गई? तो जब भी हमारा सब्जेक्ट डूअर ना हो अपने एक्शन का, तो हमेशा ध्यान रखें वहां बी फॉर्म नहीं लगाई जा सकती, वो गलत हो जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वॉन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। द हार्डली वॉन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। अब देखो, क्या चीज है? दो वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है हार्ड और एक वर्सेस हार्डली। इन दोनों को समझ लोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी जो हार्ड होता है ना, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है टफ, ठीक है। और हार्डली का मतलब होता है मतलब बेयरली, मुश्किल से ही कहते हैं जिसको। मतलब ये नेगेटिव वर्ड होता है, जिसमें मैं बोलूं आई हार्डली डू एनी वर्क, मैं मुश्किल से कोई काम करता हूं, मतलब आई डू नॉट डू एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं करता। हार्डली का मतलब है कुछ ना करना, और हार्ड का मतलब है मेहनत करना, ठीक है, वर्क हार्ड करना। तो इन दोनों का मीनिंग ये होता है। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर बोला इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड द हार्डली वॉन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। हार्डली वॉन का मतलब क्या हो गया? ऐसा फ्रीडम जो जीता ही नहीं गया। एक हार्डली वॉन मतलब उसको जीता ही नहीं गया है, तो हार्डली वॉन का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो मेहनत करी ना जीतने के लिए, तो देखो यहां वर्ड हार्डली नहीं आएगा, यहां आएगा हार्ड वॉन, ठीक है। तो यहां पर आना चाहिए हार्ड वॉन, तो ये यहां पर गलत है। तो ये ध्यान रखेंगे, हार्डली और हार्ड में फर्क होता है। हार्डली का मतलब ना के बराबर, ठीक है,
और हार्ड का मतलब टफ, बड़ी मुश्किल से। तो देखो यहाँ हार्ड आना चाहिए, तो यहाँ पर किसमें गलती हो गई हमारी, इसमें गलती हो गई। चलिए आज के इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको डिस्कस करके सुनाऊंगा, बताऊंगा। अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपको लग भी रहा होगा ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए नो सूनर डिड आई ओपन द, देखो ये आ गया ना नो सूनर, नेगेटिव एडवर्ब, और देखो इसने क्या किया, इन्वर्जन फॉलो कर दिया ना, तो देखो यहाँ ठीक है। अब डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखो इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। द डोर व्हेन, अब देखो यहाँ गलती हो गई। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया भी था कि नो सूनर के साथ हमेशा देन फॉलो किया करो और हार्डली स्केर्सली बेयरली के साथ हमेशा व्हेन फॉलो किया करो। तो नो सूनर के साथ व्हेन कभी नहीं आता बच्चों, क्या आता है, देन। तो आप हमेशा ध्यान रखें नो सूनर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन देन होता है। तो नो सूनर के साथ देन लगाया करो, हार्डली स्केर्सली बेयरली के साथ व्हेन का यूज किया करो। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं बच्चों। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और बड़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए टिल देन मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।